हेलो एवरीवन। मनीष जी, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अभी करें स्टार्ट फिर। चलिए, मैं स्लाइड आपको शेयर कर रहा हूँ। ये स्लाइड विजिबल है सबको? स्लाइड विजिबल है सबको? मनीष जी। यस यस सर, विजिबल है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। जो इनकम टैक्स में जितने भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, डायरेक्टर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, या इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में टैक्स रिकवरी ऑफिसर भी आ सकता है, असेसिंग ऑफिसर भी आ सकता है। तो उसकी क्या क्या पावर्स होती है, और उनको मतलब कैसे कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो अपॉइंट वाला जो हमारा जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। आज हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती है और साथ में उनकी क्या क्या पावर्स होती है वो देखेंगे। वैसे आज का हमारा टॉपिक डेफिनेशंस का पार्ट 5 था, बट मैंने सोचा कि ये टॉपिक है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअल में डेफिनेशन वाला पार्ट था, वो यूनिट 1 में था, बट ये यूनिट 4 का टॉपिक है। वो यूनिट 4 का टॉपिक मैंने बिल्कुल कवर नहीं किया था, तो मैं सोच रहा था कि पहले ये मैं कवर करा दूँ। तो स्टार्ट करें फिर। जी सर। सर कोमल भी आने वाली थी, आ गई क्या? पता नहीं, अभी कनेक्ट तो नहीं हुए थे वो। शायद अभी उसने भेजा था, आप कनेक्ट नहीं कर पाए होगे, एक बार चेक कर लीजिए। और नहीं, इस बार आएगा तो मैं उसको एडमिट कर लूँगा। वैसे स्लाइड सबको है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है? जी सर, क्लियर है। अब देखिए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कौन होती है। तो इसकी कोई वैसे डेफिनेशन नहीं है, बट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में आता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी मीन्स ए कमिश्नर और ए जॉइंट कमिश्नर। ठीक है। कमिश्नर में जैसे कमिश्नर आ गया, जॉइंट कमिश्नर आ गया, या डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर आ गया, या असिस्टेंट डायरेक्टर आ गया, डिप्टी डायरेक्टर आ गया, या असेसिंग ऑफिसर होता है जो आपका असेसमेंट करता है, या टैक्स रिकवरी ऑफिसर भी इसमें इंक्लूड रहता है, और इंस्पेक्टर भी इसमें, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर भी इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। जैसे आपका एक क्वेश्चन अगर आए तो आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कौन कौन होती है। हिंदी में अगर देखें, इसको हम बोलेंगे आयकर प्राधिकारी या अधिकारी। तो आयकर प्राधिकारी का अर्थ है एक आयुक्त, या एक संयुक्त आयुक्त, या एक निदेशक या संयुक्त निदेशक, एक सहायक निदेशक या उप निदेशक, या आकलन अधिकारी जो हम असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, और एक कर वसूली अधिकारी टैक्स रिकवरी ऑफिसर होता है। और इसमें आयकर का निरीक्षक या इंस्पेक्टर भी शामिल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आयकर प्राधिकारी की डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये इसमें इंक्लूड होते हैं। सेकेंड टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती है उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आता है वो आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये सबसे ऊंची या सबसे टॉप अथॉरिटी होती है। ये सारे डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड रूल्स बनाती है। तो सेंट्रल बोर्ड, इनकी मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा कि आपका क्वेश्चन आएगा वो डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं आएगा कि बस ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बताइए। तो आपको टोटल इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है जो 10 है, वो आप बता सकते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वो आएगा पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, कि ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है उनके पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो कैसे कैसे उसको यूज़ करती है। तो टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज में देखिए, जो फर्स्ट आता है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये इनकम टैक्स की सबसे टॉप अथॉरिटी होती है और ये सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आते हैं डायरेक्टर्स। जो भी डायरेक्टर होते हैं उनके, जैसे कंपनी होती है कोई, उसमें से टॉप मोस्ट जो अधिकारी होता है वो डायरेक्टर होता है, तो इसमें भी टॉप मोस्ट अधिकारी डायरेक्टर होते हैं। अब डायरेक्टर में जनरल ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मतलब जो चीफ कमिश्नर और जो डायरेक्टर जनरल होता है वो इक्वल अथॉरिटी रखते हैं।
ठीक है, तो इसको डायरेक्टर जनरल भी बोल सकते हो या चीफ कमिश्नर भी बोल सकते हो। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ये चीफ कमिश्नर था, उसके नीचे आता है कमिश्नर, और ये डायरेक्टर जनरल था, उसके नीचे आता है डायरेक्टर्स। और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील भी इसके इक्वल होता है। तो कमिश्नर अलग होता है, कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स अपील अलग होता है। ये थर्ड टाइप का आ गया। फिर फोर्थ टाइप का आता है एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर्स। ये डायरेक्टर और कमिश्नर है वो इक्वल अथॉरिटी है, तो इसलिए साथ साथ चलेगा। तो डायरेक्टर के नीचे आता है सॉरी एडिशनल डायरेक्टर्स और एडिशनल कमिश्नर। यह है एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर अपील, ये तीनों इक्वल अथॉरिटी रखते हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ आता है ये आता है जॉइंट डायरेक्टर्स और जॉइंट कमिश्नर। इसके नीचे आता है जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर। उसके बाद जो नेक्स्ट अथॉरिटी आती है जो 6 नंबर, वो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ये इसके नीचे आते हैं। मतलब डायरेक्टर और कमिश्नर ये सभी में आएंगे, बस ये डिप्टी है या जॉइंट है या एडिशनल है या नॉर्मल है या जनरल और चीफ है। तो डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ये इसके नीचे आ गए। उसके बाद 8th नंबर पे आएगा इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके बाद सबसे नीचे आएगा टैक्स रिकवरी ऑफिसर और सबसे लास्ट में आएगा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो इसकी ये हायरार्की है कि टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में सबसे टॉप मोस्ट आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद कमिश्नर और डायरेक्टर्स दोनों साथ साथ चलेंगे, तो उसमें जो डायरेक्टर जनरल है और चीफ कमिश्नर है वो सबसे टॉप में आते हैं। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब डायरेक्टर और कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, ये तीनों इक्वल अथॉरिटी रखते हैं। उसके नीचे आते हैं एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स अपील। उसके बाद नीचे आता है जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर, फिर डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? मनीष जी, डाउट है इसमें कोई? नो सर, डाउट तो नहीं है सर। एक बात समझ में नहीं आई सर, जो हमारे ये है डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर, सर ये हमारे ऑफिसर हैं या फिर ये अथॉरिटीज हैं? ऑफिसर है, ऑफिसर। ऑफिसर, वही बात ना सर, थोड़ी समझ में नहीं आई कि अथॉरिटीज बोल रहे थे ना आपके सर, ये अथॉरिटी है। नहीं, एक्चुअल में अथॉरिटीज क्या होती है, जो पावर रखती है। ठीक है, तो जी सर। ये मतलब कि कोई भी कंपनी होती है जैसे, तो उसमें जो भी डायरेक्टर होते हैं या मैनेजर होते हैं, ये अथॉरिटीज ही होती हैं पूरी। ठीक है, ये मतलब कि अथोराइज पर्सन होते हैं कंपनी के। अथॉरिटीज मतलब अथोराइज पर्सन है। तो ये इनकम टैक्स का अथोराइज पर्सन है, वो अथॉरिटीज है, या फिर है तो ये ह्यूमन बीइंग ही, मतलब पर्सन ही है, बट उनको इतनी इतनी पावर दे रखी है। डायरेक्टर जनरल होता है, उसको टॉप मोस्ट पावर होती है। उसके नीचे जो डायरेक्टर आता है उससे थोड़ी कम पावर होती है, तो उनको पावर दे रखी है सारी। सर नहीं, जैसे ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स, ये एक सेंट्रल बोर्ड हो गया सर, ये एक हाँ, ये तो अथॉरिटी हो बोर्ड गई। है, ये तो बोर्ड है। जी सर, ये बोर्ड हो गई, तो हाँ, ये अथॉरिटी हो गई, और हाँ, इसके और अंदर जो ये जैसे डायरेक्टर अपॉइंट करते जनरल हैं। ये सब है। हाँ, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करेगा, या चीफ कमिश्नर अपॉइंट करेगा, या फिर डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, या कमिश्नर सब अपॉइंट करेगा। तो ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोलते हैं इनको। हाँ एक्चुअली सर, मैं सोच रहा था कि मैंने कहा ये सेंट्रल बोर्ड की, ये हमारी सेंट्रल बोर्ड की अथॉरिटी होगी, उसके बाद स्टेट बोर्ड की अथॉरिटी होगी, स्टेट बोर्ड होता है, तो मैंने कहा वो एक अथॉरिटी होगी, और उसके अंदर फिर जो है उनके ऑफिसर होते हैं। हाँ, तो ये सारे ऑफिसर ही है। अच्छा सर, जो अभी हाँ, इसमें ये सारे मतलब ऑफिसर है। इसमें कोई ऐसा कोई स्टेट या इस तरीके से नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऑफिस तो अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। तो Yes, पावर sir. ये जितने भी स्टेट हों, अगर वहां पर अपॉइंटमेंट है तो पावर इनकी सब स्टेट की सेम रहती है। मतलब ये सेंट्रलाइज है, ये बोल सकते हैं सेंट्रलाइज है, स्टेट वाइज नहीं है, सेंट्रलाइज है। तो इनकम टैक्स जो एक्ट है वो पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल होता है।
जैसे जैसे हाँ पहले सर। जो वैट जी था, जी जी वैल्यू एडेड टैक्स था, वो स्टेट का था। अब जीएसटी आ गया तो वो जी। सेंटर का हो गया, तो जो जीएसटी की जितनी अथॉरिटी होगी वो सेंटर की अथॉरिटी होगी सारी। ठीक है सर। ठीक है, फिर जी सर, इसको हो गया समझ में, आगे। अब देखिए, ये मतलब ये है कि कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी अगर कंपनी है तो उसमें देखिए सबसे नीचे क्या होता है, उसका पियोन होता है। अगर वो रेगुलर है तो उसके ऊपर फिर जैसे अकाउंट्स ऑफिसर हो गया, अकाउंट्स ऑफिसर के ऊपर मैनेजर हो गया, फिर सीनियर मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर के ऊपर ऊपर हो गया वो एजीएम बोल सकते हैं। ठीक है, जी उसके सर। बाद जीएम बोल सकते हैं, जनरल मैनेजर हो गया, उसके बाद डायरेक्टर हो गया। वैसे ही सेम हायरार्की इसमें है। एक्चुअली सर मैं सर अथॉरिटी से सोच रहा था, जैसे कि देखो हमारे सर कोर्ट्स होते हैं, ना ना, वो जो वाली हमारे अथॉरिटी नहीं है, वो कोर्ट, वाली हाँ अथॉरिटी नहीं डिस्ट्रिक्ट है। कोर्ट हो गया सर, वो एक अथॉरिटी हो गई, नहीं उसके नहीं, अंदर वो जो वाले हमारे नहीं है जज वो। हो गए और उसमें जो ऑफिसर होते हैं वो हमारे ऑफिसर हो गए। हम्म। मैंने कहा सर कभी इसमें भी इस तरह से कुछ नहीं नहीं, हो कि अथॉरिटीज अथॉरिटीज का डिस्ट्रिक्ट बोलने वाइज का जो है मतलब, टैक्स अथॉरिटीज फॉलो बोलने का करते हो। मतलब ये है कि उसमें कौन कौन व्यक्ति आते हैं और कौन कौन पावर रखते हैं। ठीक है, ये डेजिग्नेशन बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति की कौन कौन सी डेजिग्नेशन होती है। कि जैसे उसमें इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, फिर एक टैक्स ओके। रिकवरी ऑफिसर भी होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर भी होता है, ठीक है, यस। असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता है, या असिस्टेंट कमिश्नर होता है। तो ये सारे पर्सन है, ये डेजिग्नेशन बोल सकते हो इनको। तो सर हमारे पास जैसे क्वेश्चन बनता है अथॉरिटी के, अगर क्वेश्चन बनता है तो हम इसमें जितने भी ऑफिसर हैं इन सब का हम इसमें डिफाइन कर वो कर हाँ हाँ सकते हाँ, हैं, ये मेंशन आपको कर बताना सकते पड़ेगा, हैं। टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज में ये जो क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा ये। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको ये जितने भी हैं 10 पॉइंट है वो लिखने पड़ेंगे। ओके। ठीक है, अगर इसको अगर हम हिंदी में देखें, आयकर अधिकारियों के प्रकार, अब आ गया ना अधिकारी, अथॉरिटीज को हम हिंदी में बोलते हैं अधिकारी, तो आयकर अधिकारियों के कितने प्रकार हैं। ठीक है, अधिकारी है एक्चुअल में इनकम टैक्स के। ओके सर। तो आयकर अधिकारी कौन कौन से होते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड हो गया, जो सबसे टॉप में था। फिर आयकर महानिदेशक, ठीक है, जो चीफ डायरेक्टर था, या मुख्य आयकर आयुक्त। एक्चुअल में इंग्लिश में पढ़ना आसान है, हिंदी में जैसे जो हिंदी मीडियम है उनको तो हाँ खैर सर ये तो है। मजबूरी है लिखना। नहीं सर, हम हिंदी मीडियम से, लेकिन हमें फिर भी हिंदी में पढ़ने में इस तरह से तो मतलब थोड़ा टफ वर्ड लगते हैं, जैसे हाँ इसमें हाँ देखो हाँ हाँ। आयकर महानिदेशक वर्ड आ गया है और वहां पे तो डायरेक्टर है सर, अब जैसे तो कमिश्नर वर्ड याद इंग्लिश में। रखना आसान है, तो जैसे यस सर। कमिश्नर को आप अगर COMMISSIONER भी अगर हिंदी मीडियम वाले नहीं लिखें, तो आप कमिश्नर को कैमी सैनर ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी चल जाएगा। ओके। ठीक है ना, तो उसको लिखना ज़्यादा आसान है। अब महानिदेशक, आयुक्त, उपायुक्त या निदेशक, इसको जो शुरू से ही पढ़ता आ रहा है उसके लिए तो खैर दिक्कत नहीं है, बट ये ना कि मुझे तो खैर दिक्कत हो रही है पढ़ने में। कोई बात नहीं सर, आप खाली ऐसे जैसे आपने ये बना रखी है, हाँ स्लाइड जी। बनी हुई है, बहुत बढ़िया बनी हुई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हाँ और उसमें जो है हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इंग्लिश मीडियम हाँ, तो वालों को तभी तो मैंने होगी ही नहीं, क्योंकि हाँ तो इंग्लिश में तभी तो आप मैंने समझा हिंदी ही रहे और हैं। इंग्लिश दोनों को मैंने ध्यान में रखा है कि हिंदी मीडियम वाले भी अगर वो इंग्लिश पढ़ना चाहे तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं हिंदी सर, तो है ही आप उनके बहुत लिए। अच्छे से समझा रहे हो, बहुत मतलब अच्छे हम से। इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंग्लिश को ना हिंदी में लिख सकते हैं, हाँ जैसे हाँ, हिंदी में कमीशन लिखिए एजेंट आप, होते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश कुछ में भी कम हो लिखिए, गया। हिंदी में ही लिखिए उसको, हाँ, अगर हिंदी हिंदी में मीडियम लिख वाले तो। सकते हैं, जैसे जो इंग्लिश में बोलते हैं ना वो वर्ड हम हिंदी में हाँ हाँ, लिख हिंदी सकते में हैं, लिख उस दीजिए वर्ड उसको, को ही। हिंदी में लिख दीजिए। अगर आपको उसका हिंदी वर्ड बिल्कुल याद नहीं है तो तब लिख लीजिए, अगर याद है तो कोई बात नहीं। सर मुझे बहुत फायदा होता है इस तरह से क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो बहुत से वर्ड हिंदी मीडियम से मतलब हिंदी में समझ में नहीं आते, और इंग्लिश में मैं नहीं तो पढ़ता ये हूँ तो तो वो समझ बेनिफिशियल में है, आ जाते हैं, ये और हिंदी वो सिवा मीडियम इंग्लिश वालों में के समझ लिए में नहीं ये आते, मान हिंदी में लीजिए, पढ़ लेते हैं। हाँ बेनिफिट होता है कि वो हिंदी इंग्लिश जी। दोनों में लिख सकते हैं। वो इंग्लिश वाले के लिए ये दिक्कत है कि वो बस इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू। अब देखिए, आयकर अधिकारियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड हो गया, उसके बाद आयकर महानिदेशक या मुख्य आयकर आयुक्त। ठीक है, सबसे टॉप में ये आ गया, उसके नीचे अधिकारी ये आते हैं, आयकर महानिदेशक आता है और मुख्य आयकर आयुक्त आता है। तो आयुक्त कमिश्नर हो गया, निदेशक हो गया, जो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसको निदेशक बोलते हैं, तो इसमें भी डायरेक्टर होता है। तो निदेशक हो गया, आयुक्त हो गया, दोनों इक्वल रैंक है। तो आयकर महानिदेशक हो गया और मुख्य आयकर आयुक्त हो गया। आयुक्त और निदेशक दोनों साथ साथ चलेंगे। उसके बाद उसके नीचे आता है आयकर निदेशक, ये महा था, मतलब निदेशक के ऊपर था महानिदेशक, ये बस निदेशक है। यह आयकर आयुक्त है, ये ऊपर था मुख्य आयकर आयुक्त। तो आयकर निदेशक, आयकर आयुक्त, या आयकर आयुक्त अपील, मतलब जिसको हम अपील करते हैं, मतलब आयकर आयुक्त को हम कहाँ अपील कर सकते हैं,
तो आयुक्त अपील को अपील कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की को हम अपील कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, वैसे ही आयकर आयुक्त के अगेंस्ट कहाँ अपील कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं आयकर आयुक्त अपील को। उसके बाद अतिरिक्त आयकर निदेशक, इसमें वर्ड जुड़ते जाएंगे। आयकर निदेशक के नीचे आया अतिरिक्त आयकर निदेशक, या अतिरिक्त आयकर आयुक्त, या अतिरिक्त आयकर अपील, आयुक्त अपील। उसके बाद 5th पॉइंट हमारा संयुक्त निदेशक या आयकर के संयुक्त आयुक्त, ये संयुक्त जुड़ गया दोनों में, ये निदेशक और आयुक्त दोनों सेम है। उसके बाद 6 पॉइंट आएगा आयकर के उप निदेशक या आयकर के उप आयुक्त, इसमें उप जुड़ गया। उसके बाद 7th पॉइंट है आयकर के सहायक निदेशक, इसमें सहायक जुड़ गया, सहायक निदेशक या आयकर के सहायक आयुक्त। उसके बाद सिंपल आता है आयकर अधिकारी, फिर आता है टैक्स वसूली अधिकारी, और लास्ट में आता है आयकर निरीक्षक। तो ये टोटल आयकर अधिकारियों के प्रकार है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चले आगे। सर इनके थोड़े सर वो बता देते हैं कि इनका काम क्या है सर। नहीं, तो ये थोड़ा अगर और अच्छे डिटेल से में बताएंगे ये फिर अलग क्लास बनेगी इसकी। तो सर इसकी क्लास होगी सर? नहीं, मैं पहले देख लूंगा ना, आपके सिलेबस में है नहीं है, अगर आपके सिलेबस में है तो बता दूंगा, यार आपको चाहिए ठीक कि है। क्लास लेनी है तो मैं आपको वैसे अलग से बता दूंगा। नहीं सर, बस ऐसे ओरली थोड़ा पता चल जाता है कि किस लेवल पे कौन इसमें देखो काम लेवल करता का तो है। मैंने ये बता दिया कि भी सबसे टॉप में ही आता है, उसके नीचे आता है, उसके नीचे आता है, ये सारे नीचे है। ठीक है, बट उसमें जैसे जो इनकम टैक्स क्या बोलते हैं उनकी जो वैल्यूएशन होती है कि जो भी रिकवरी बन रही है वो 5 करोड़ की बन रही है, 3 करोड़ की बन रही है, या 50,000 की बन रही है। ठीक है, अब जो असेसमेंट ऑर्डर जो पास करना है, ठीक है, वो कौन कौन सी वैल्यू का करना है, ठीक है, वो उनको मतलब कि अलग अलग अथॉरिटी दे रखी है। या ये बता सकते हैं कि अगर मान लो 2 करोड़ का मतलब कि ऑर्डर पास करना है तो वो आयकर महानिदेशक के साइन से ही होगा, नीचे वाले से नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 लाख का ही करना है तो आयकर सहायक निदेशक से भी हो सकता है। ठीक है, तो इनकी मतलब कि एक लिमिट दे रखी है इनको, ये बोल सकते हैं इनकी पावर्स है। जो ज़्यादा हाई पे है वो हाई पावर रखता है, जो कम का है वो कम पावर रखता है, बस इतना ही डिफरेंस होगा इनमें। बस कुछ को ओके और सर, एक्स्ट्रा यानी पावर होते हैं, किसी को कम पावर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लियर होता जाएगा आपको। अभी हम पावर्स ओके पढ़ेंगे सर। ना, उसमें और क्लियर हो जाएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं थोड़े थोड़े। बाकी डिटेल में अगर क्लास चाहिए तो डिटेल पहले मैं आपके सिलेबस में देख लूंगा, और सिलेबस में है नहीं है। हाँ सर, मुझे लग रहा है कि ये काफी जरूरी है कि अगर हम अथॉरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उनके पावर का पता चल जाए कि हाँ उनकी जी, हाँ। पावर क्या है। अब देखिए पावर्स और इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जो हाँ सर, हो गया तो किधर हो गया यहीं पे। जो सेक्शंस 131 टू 136, जो सेक्शन 131 से 136 में आता है। ठीक है, तो ये जो मैंने पावर्स जो मैं बताऊंगा, मैं आपको अलग अलग नहीं बताऊंगा कि इसके क्या पावर है, इसके क्या पावर है, इसके क्या पावर है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जनरल पावर्स की, जैसे कि इन सबको मिला के इनकी क्या क्या पावर्स हो सकती है, जो कॉमन पावर्स होती है। अब देखिए जो सेक्शन 131 टू 136 में कवर होता है, जो आयकर प्राधिकारियों की शक्तियां हैं, वो धारा 131 से 136 में कवर होती है। जो फर्स्ट है देखिए क्या है, डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एटसेट्रा। कोई भी एविडेंस होते हैं, ठीक है, वो आपको प्रोडक्शन के लिए बोल सकता है, डिस्कवरी के लिए बोल सकता है। जैसे आपका आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी, आपने उसमें 10 लाख रुपीज़ आपने इनकम दिखा दी, बट उसने आपको नोटिस दे दिया, उसने बोला कि नहीं नहीं 10 लाख रुपीज़ नहीं है, ये तो 20 लाख रुपीज़ होनी चाहिए इनकम। ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं नहीं मेरे 10 लाख रुपीज़ ही है, तो वो बोलेगा ठीक है तो आप मुझे एविडेंस दीजिए। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ ही है, तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट लेके आइए, सारी डिटेल मांग लेगा वो। तो मतलब वो प्रोडक्शन, वो बोलेगा कि आप मुझे प्रोड्यूस कीजिए, बताइए, एविडेंस बताइए, या दिखाइए, डिस्कवरी कीजिए, दिखाइए, मतलब खोज सबूत पेश करना आदि के लिए उसकी वो पावर है कि वो पावर रखता है कि आपसे वो सबूत ले सके या आपकी खोजबीन कर सके। तो फर्स्ट पावर तो ये होगी जो सेक्शन 131 में आता है। तो इसमें देखिए द असेसिंग ऑफिसर, जो आपका असेसमेंट करता है, जो असेसिंग ऑफिसर या जॉइंट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर। ठीक है, चीफ कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर, हैज़ द पावर, इनके पास पावर है
किस किस के पास पावर है? चीफ कमिश्नर के पास है, कमिश्नर के पास है, जॉइंट कमिश्नर के पास है, या असेसिंग ऑफिसर के पास है। तो आपका अगर मान लो पॉइंट वाइज अगर लिखना है तो आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि पावर क्या है। आपको ये बताने की ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि ये पावर किस किस को है, असेसिंग ऑफिसर को है, जॉइंट कमिश्नर को है, चीफ कमिश्नर को है, कमिश्नर को है। ये बस जनरल नॉलेज के लिए तो हो सकता है, बट एग्जाम पर्पज़ के लिए आप इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस पॉइंट्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। ओके सर। क्योंकि बहुत सारे पावर्स है, वो किसी को कम है किसी को ज़्यादा है, तो आप उसी में उलझ के रह जाएंगे, जो मेन पॉइंट है वो आप भूल जाएंगे। तो जो असेसिंग आप फिर भी आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं अगर आपको याद रहे कि असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर हैज़ द पावर, इनके पास पावर है एज द प्रोवाइडेड इन कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मतलब जो सिविल प्रोसीजर जो कोड है, जो सीपीसी 1908 में जो पावर दे रखी है, वो सेम पावर इनके पास है, ठीक है। तो जज को जो भी पावर दे रखी है सीपीसी में, वो सेम पावर इनके पास है। अब इसमें क्या क्या है? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, डिस्कवरी करने का या इंस्पेक्शन करने का, या फिर इन्फोर्स एनी पर्सन फॉर अटेंडेंस एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ, मतलब कि वो अटेंड करने का। इसको अगर हम हिंदी में देखते समझे कि किसी भी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए बाध्य करना, वो शपथ पर उसकी जांच करना, ठीक है। उपस्थिति के लिए वो बाध्य कर सकता है या अटेंडेंस के लिए वो बाध्य कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है। उसके बाद थर्ड है इशूइंग कमीशन, कोई कमीशन इशू करना उस पर, या फिर कंप्लाइंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, या फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बाध्य करना या डॉक्यूमेंट के लिए बोलना। तो ये सारी पावर्स इसमें आती है फर्स्ट वाले पॉइंट में, सेक्शन 131 में, कि वो सबूत के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है या खोजबीन कर सकता है, ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकता है, या कोई भी बंदे को अटेंडेंस के लिए बोल सकता है। अगर इसको हिंदी में देखें तो निम्नलिखित मामलों के लिए मुकदमा करने का प्रयास करते समय मूल्यांकन अधिकारी, संयुक्त आयुक्त, जो मूल्यांकन अधिकारी होता है या संयुक्त आयुक्त होता है या मुख्य आयुक्त होता है, या आयुक्त के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, मैंने बताया ना, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अदालत में प्रदान की जाने वाली शक्तियां हैं, मतलब उनके पास सेम पावर है। जो सीपीसी 1908 में जो पावर्स हैं जो कोर्ट प्रोवाइड करता है, वो सेम पावर है इनके पास। और कौन कौन सी है? खोज और निरीक्षण करना, या फिर किसी भी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए बाध्य करना या शपथ पर उसकी जांच करना, या कमीशन जारी करना, या खाते की पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के उत्पादन के लिए मजबूर करना। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो डाउट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्च एंड सीजर। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्च एंड सीजर, वो मतलब आपके घर पे आके सर्च कर सकता है या फिर जब्त कर सकता है कोई भी सामान, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवीज आती है आज के टाइम पे। एक कौन सी मूवी आई थी, ये अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, जिसमें वो नकली अधिकारी बन के वो मतलब ये सर्च करते हैं, उसके बाद सारा जब्त कर लेते हैं। आपने देखी है वो मूवी? या फिर एक मूवी इसकी आई थी, अजय देवगन की आई थी अभी रिसेंटली, अजय देवगन के हाँ शायद सर, सीआईडी। सर वो मैंने देखी है सर, वो वाली। हाँ, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि वो पहले घर पे जाते हैं, सर्च करते हैं, उसके बाद सारा जब्त कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं। तो सर्च एंड सीजर की पावर है इनके पास सेक्शन 132 में। तो इसमें क्या करते हैं? टुडे इट इज नॉट हिडन फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, उनको सब पता है, ठीक है। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, तो वो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो टुडे इट इज़ नॉट हिडन फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटीज दैट पीपुल इवेट टैक्स, मतलब जो टैक्स का वो चोरी करते हैं, एंड कीप अनकाउंटेड असेट्स, अनअकाउंटेड असेट्स रखते हैं वो, कि भी जो भी असेट्स उन्होंने खरीदी, कोई भी शेयर्स खरीदे या कोई भी 2 नंबर का अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, तो वो मतलब कि उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट नहीं किया, तो वो उनके पास डिटेल रहती है। तो वैन द प्रोसिक्यूशंस फेल टू प्रिवेंट टैक्स इवेशन, अगर वो बताने में सक्षम नहीं है, जो भी कोई भी असेसी होता है, तो द डिपार्टमेंट हैज टेक एक्शन, जो भी डिपार्टमेंट होता है वो एक्शन लेता है। वो कैसे एक्शन लेता है? सर्च एंड सीजर से एक्शन लेता हो। या आज यह बात आयकर अधिकारियों से छिपी नहीं है कि लोग कर चोरी करते हैं,
और बेहिसाब संपत्ति भी रखते हैं। जब अभियोजन कर चोरी को रोकने में विफल रहता है, मतलब कि कर चोरी करने में विफल हो गया, तो विभाग को तलाशी और जब्त जैसी ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो बस सिंपल पॉइंट ही लिखना आपको कि सर्च एंड सीजर की पावर है उनके पास। सर जिसको हम छापेमारी बोलते हैं वही ना सर? हाँ, वो छापेमारी भी, हाँ, सर्च सर्च ही वही होती है कि छापा मार दिया उन्होंने। उनको लगा कि नहीं नहीं इनके घर में 1 करोड़ रुपए है शायद, तो उन्होंने छापा मार के वो सारा सीज कर लिया। तो सर्च किया पहले, फिर सीज कर लिया। तो सर्च एंड सीजर का उनके पास पावर है। ओके सर। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, आपको बस ये पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि सर्च एंड सीजर एज पर सेक्शन 132, सेक्शन याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर्च एंड सीजर सेक्शन 132, फर्स्ट था डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, या खोज और सबूत पेश करना, ये पावर था उनके पास। थर्ड है पावर टू रिक्विजिशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि जो भी हिसाब किताब रखने वाले जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके, वो चाहे कैसे भी हो सकते हैं, वो चाहे टेली में हो सकते हैं, या वो अगर खाता बही में ही अगर वो यूज कर रहे हैं कैसे भी हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। तो पावर टू रिक्विजिशन, कि खाते की पुस्तकों आदि की मांग करने की शक्ति है, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले सकता है, मांग कर सकता है कि दीजिए, हम उसका चेक करेंगे, जो सेक्शन 132A में आता है। अब देखिए सेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट 131 आया था, उसके बाद 132 आया था, अब 132A है। तो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई असेट से रिलेटेड कोई भी आइटम है बीन टेकन अंडर कस्टडी, अगर वो कोई भी, मतलब वो वैसे तो मांग ही सकता है, बट अगर किसी मान लो इनकम कोई अदर लोग के हिसाब से भी अगर कोई किसी की कस्टडी में है, फॉर एग्जांपल जैसे उसने एम्प्लॉयज़ का पीएफ काट लिया और वो जमा नहीं कराया, ठीक है, तो जो पीएफ जो प्रोविडेंट फंड वाले ऑफिसर है उन्होंने छापा मार दिया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द असेट्स, अदर डॉक्यूमेंट और द असेट्स, मतलब असेट्स या अदर डॉक्यूमेंट या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन टेकन अंडर कस्टडी है, अगर वो कस्टडी में है, कहाँ पर है कस्टडी में, बाई एनी अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर अंडर एनी अदर लॉ, कोई भी लॉ, अदर लॉ मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अलावा भी अगर कोई लॉ है, उसमें भी अगर कोई अथॉरिटी के वो पास है, तो वहाँ से भी वो उस डॉक्यूमेंट को मांग सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देन मतलब अगर कोई दूसरे लॉ के अगेंस्ट भी अगर कोई अथॉरिटी के पास वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस बंदे की, तो देन द चीफ कमिश्नर, जो इनकम टैक्स का जो चीफ कमिश्नर होता है, या डायरेक्टर जनरल होता है, या डायरेक्टर होता है, या कमिश्नर होता है, कैन अथोराइज, वो अथोराइज कर सकते हैं, किनको अथोराइज कर सकते हैं, जॉइंट डायरेक्टर को अथोराइज कर सकते हैं। जो ऊपर वाले जो होते हैं ना, आप पूछ रहे थे कि ऊपर वालों की क्या पावर है, नीचे वालों की क्या पावर है, तो जो ऊपर वाले होते हैं, जो टॉप वाले होते हैं, टॉप पे जितने भी अथॉरिटीज़ होते हैं, वो जो उसके जूनियर अथॉरिटीज़ होते हैं, जैसे जॉइंट डायरेक्टर हो गया, डिप्टी डायरेक्टर हो गया, जॉइंट कमिश्नर हो गया, उनको वो अथोराइज करते हैं कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको अथोराइज कर रहा हूँ, आप उन पर सर्च सीजर कीजिए या उसकी डॉक्यूमेंट मांग लीजिए, वो उनको अथोराइज करता है। तो जो ऊपर वाले जो हैं वो अथोराइज कर रहे हैं किनको, जॉइंट डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को, जॉइंट कमिश्नर को, या असिस्टेंट कमिश्नर को, या असिस्टेंट डायरेक्टर को, और इनकम टैक्स ऑफिसर को, टू रिक्वायर। अब क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, टू रिक्वायर द अथॉरिटी टू प्रोवाइड सच टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जिस अथॉरिटी ने वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले रखी है वो दे दे उनको, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, असेट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट टू द रिक्विजनिंग ऑफिसर when such officer is of the opinion that it is not longer necessary to sustain the same in this custody, मतलब कि ये उनको लगे कि उनकी कस्टडी में रिक्वायरमेंट नहीं है रहने की, तो वो उससे मांग सकता है। तो किसी अन्य कानून के तहत लेखा बही या अन्य दस्तावेज या संपत्ति किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा हिरासत में ले ली गई है, कोई भी कंपनी के डॉक्यूमेंट हिरासत में है कोई अदर लॉ के हिसाब से, तो मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या निर्देशक या आयुक्त, किसी भी संयुक्त निर्देशक, मतलब ये जो टॉप है, टॉप वाले हैं, कौन है टॉप वाले, मुख्य है, आयुक्त है, महानिदेशक है, या निर्देशक है, या आयुक्त है। तो किसी भी संयुक्त निर्देशक किनको कर सकते हैं, संयुक्त निर्देशक को, या उप निर्देशक को,
या संयुक्त आयुक्त सहायक आयुक्त को अधिकृत कर सकते हैं, अथोराइज कर सकते हैं। अब क्या अथोराइज करते हैं कि आयुक्त सहायक निदेशक के आय के अधिकारी को मांग करने वाले अधिकारी को मुकदमे की किताबें, संपत्ति या कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने के लिए, मतलब वापस वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं उनसे। तो एक पॉइंट ये हो गया। पावर टू रिक्विजिशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी मांगने की भी पावर रखते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वो कॉल कर सकते हैं या मांग सकते हैं। सूचना मांगने की शक्ति, उनके पास कोई भी सूचना मांगने की शक्ति है। डॉक्यूमेंट तो उसने मांग लिए, बट बाद में वो बोल सकते हैं नहीं आपने डॉक्यूमेंट तो दे दिए, बट ये जो अकाउंट में जो आपको 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दो मुझे। ठीक है, वो किससे, मतलब कि जो 1 लाख रुपीज़ आए आपके अकाउंट में वो कहाँ से आए हैं और कौन है वो, उसका पैन नंबर दे दो, उसका एड्रेस दे दो, हम उससे बात करेंगे। तो मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे वो मांग सकता है एज पर सेक्शन 133। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? नो सर। अब देखिए जब, तो इसमें कौन मांग सकता है? द कमिश्नर, द असेसिंग ऑफिसर और द जॉइंट कमिश्नर मे फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि जॉइंट कमिश्नर मांग सकता है, कमिश्नर मांग सकता है, असेसिंग ऑफिसर मांग सकता है। क्या? कैन कॉल एनी फर्म, कोई भी फर्म है, ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है। ठीक है, फॉर एड्रेस एंड नेम ऑफ पार्टनर, उसके पार्टनर के एड्रेस और नेम की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। जो भी फर्म के जो पार्टनर है उनके एड्रेस और नेम की डिटेल में वो मांग सकता है। या फिर कॉल कैन आस्क एनी HUF, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी एड्रेस मांग सकता है या नेम की इंफॉर्मेशन मांग सकता है, जो भी उसके फैमिली के होते हैं। उसके बाद थर्ड है कैन आस्क एनी पर्सन हु इज ए ट्रस्टी, कोई भी अगर ट्रस्टी है या गार्जियन है और एन एजेंट है। ठीक है, कोई भी किसी का एजेंट बना हुआ है, गार्जियन बना हुआ है या ट्रस्टी बना हुआ है। ठीक है, टू डिलीवर हिम विद द रिटर्न ऑफ द नेम ऑफ पर्सनस, कि मान लो कोई किसी के बिहाफ पे अगर काम कर रहा है, कोई भी एजेंट है या कोई ट्रस्टी है या कोई गार्जियन है। गार्जियन कौन से केस में होगा? माइनर के केस में होगा। ठीक है, एजेंट कौन से केस में हो गया? मान लो कोई NRI है तो इंडिया में उसका कोई एजेंट है, या कोई ट्रस्टी है, मतलब कि कोई ट्रस्ट है तो उसका ट्रस्टी हो गया। ठीक है, तो वो उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कि भी आप किन के ट्रस्टी हो, किन के गार्जियन हो या किन के एजेंट हो। ठीक है, तो उनकी एड्रेस भी मांग सकता है डिटेल। या फिर कैन आस्क एनी पर्सन, डीलर, एजेंट और ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर की या एजेंट की या कोई डीलर की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक और एनी कमोडिटी एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज से रिलेटेड हो। टू प्रोवाइड ए स्टेटमेंट ऑफ द एड्रेस एंड नेम ऑफ ऑल द पर्सन टू whom द एक्सचेंज और हैज़ पेड एनी सम रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और द एक्सचेंज हैज़ रिसीव्ड एनी सच सम। मतलब कि अगर आपने कोई भी शेयर्स अगर परचेज किए हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड अगर परचेज किया है या सेल किया है, तो उस पर डील करने वाला कोई भी ब्रोकर है, डीलर है, एजेंट है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मांग सकते हैं। या फिर रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए बैंकिंग कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी है यो एनी अदर ऑफिसर है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन वो मांग सकते हैं। बस आपको ये पॉइंट थोड़ा देख लेना है। ठीक है, फर्म से पार्टनर की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, HUF से मेंबर की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, या ट्रस्टी, गार्जियन और एजेंट है तो उसका जो मेन पर्सन है उसकी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी का कोई अगर डीलर है, एजेंट है या ब्रोकर है तो उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। या फिर कोई अगर कोई बैंकिंग कंपनी है उससे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। बस इतना मोटा मोटा याद रखिए। अब हिंदी में देखें तो आयुक्त, निर्धारण अधिकारी या संयुक्त आयुक्त इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए क्या क्या मांग सकते हैं? फर्म के भागीदारों की इन्फॉर्मेशन, हिंदू अनडिवाइडेड परिवार के मेंबर की इन्फॉर्मेशन, किसी भी व्यक्ति से जो इसका ट्रस्टी, अभिभावक है या एजेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन, साथ में स्टॉक या किसी कमोडिटी, स्टॉक या कमोडिटी एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी एजेंट, ब्रोकर, दलाल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। या फिर बैंकिंग कंपनी से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पावर ऑफ सर्वे। वो कोई भी सर्वे भी कर सकती है। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग में जाके वो सर्वे कर सकते हैं, किसी से पूछताछ कर सकती है कि उसने जैसे पहले इन्फॉर्मेशन मांगी कि 1 लाख रुपीज़ जो क्रेडिट हुए हैं किससे हुए हैं, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि भी मोहन से हुए हैं। अब वो मोहन से जाके वो सर्वे कर सकती है
पूछ सकती है उनके जगह जाके कि भी ये आपने जो पैसे उनको दिए हैं ये किस चीज़ के हैं। तो ये जो सेक्शन आएगा 133A में। तो एक इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंटर एनी प्लेस, कोई भी प्लेस पे इंटर भी कर सकती है वो। तो इसको सर्वेक्षण की शक्ति बोलते हैं, सर्वेक्षण कर सकती है, कोई भी जगह जाके वो सर्वेक्षण कर सकती है, सर्वे कर सकती है। तो द टर्म सर्वे इज नॉट डिफाइंड बाय इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में सर्वे की कोई डेफिनेशन नहीं है, सर्वे क्या है। फिर भी एक इसका एक छोटा सा मीनिंग है कि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी सर्वे, जो सर्वे है जो एज पर डिक्शनरी, इसका क्या मतलब है, मीन्स कास्टिंग ऑफ आइज और माइंड ओवर समथिंग। कोई भी समथिंग मतलब कि कुछ भी चीज़ पे अगर हम कोई भी दिमाग लगा रहे हैं या हमारी आइज उस पर गड़ी हुई है, इन इंस्पेक्शन ऑफ समथिंग की इंस्पेक्शन हमको करने के लिए, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन हैव ए सर्वे फॉर द पर्पज ऑफ दिस। तो वो सर्वे कर सकती है। चलिए इसका हिंदी पहले देख लेते हैं। सर्वेक्षण शब्द को आयकर अधिनियम द्वारा परिभाषित नहीं किया गया। शब्दकोश के अर्थ के अनुसार सर्वे का अर्थ है, सर्वे का क्या अर्थ है, किसी चीज़ पर नज़र या दिमाग लगाना, ठीक है, किसी चीज़ का निरीक्षण आदि करना। तो एक आयकर प्राधिकरण इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण कर सकता है, ठीक है, वो सर्वे कर सकता है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंडक्टिंग इनकम टैक्स सर्वे आर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सर्वे करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू डिस्कवर न्यू असेसी, वो डिस्कवर करना कि जैसे उसने 1 लाख रुपीज़ दिए थे, उसको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, हाँ उसने, मोहन ने 1 लाख रुपीज़ दिए थे, तो वो मोहन के पास पहुंच गई। तो मोहन को बोला कि भैया तुम अपनी इनकम टैक्स का रिटर्न लेके आओ, ठीक है। इसका मतलब वो एक न्यू असेसी सर्च कर लिया उसने कि अब इसको भी पकड़ेंगे, तो डिस्कवर न्यू असेसी। उसके बाद टू कलेक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए वो ले सकती है, मतलब कि वो सर्वे कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, कि कोई भी असेसमेंट करना है किसी का तो उसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, इसलिए वो सर्वे कर सकती है। या फिर टू वेरीफाई दैट द असेसी हु क्लेम नॉट टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज इन फैक्ट मेंटेनिंग द बुक्स, मतलब अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अगर मेंटेन नहीं कर रहा है, उसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ रियल में उसने वो कर रहा है नहीं कर रहा, तो वेरीफाई करना है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है नहीं। फिर लास्ट का आता है टू चेक वेदर द बुक्स आर मेंटेन्ड एंड रिफ्लेक्ट द करेक्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है और जो भी उसका ट्रू एंड फेयर व्यू है, मतलब उसने जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं वो सही है, करेक्ट है, इसलिए वो सर्वे करती है। हिंदी में देख सकते हैं, नए निर्धारतियों की खोज करने के लिए या मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उपयोगी जानकारी एकत्र करने के लिए, या फिर यह सत्यापित करने के लिए कि निर्धारती जो किसी भी खाते की पुस्तकों को बनाए रखने का दावा नहीं करता है, वास्तव में पुस्तकों का रखरखाव कर रहा है, मतलब कि बुक्स को मेंटेन कर रहा है और पुस्तकों का रखरखाव किया जा रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए, मामलों की सही स्थिति को दर्शाने के लिए कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो वो सही भी कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये आपका सर्वे में आप लिख सकते हो कि वो सर्वे करता है तो क्यों करता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का भी पावर है उसके पास, ठीक है। सेक्शन 133B, एक सेक्शन 133B है, इस सेक्शन बढ़ता जा रहा है, ये देखिए लास्ट वाले का सेक्शन 133A था, अब है सेक्शन 133B। इसमें पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन को भी वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। अंडर दिस सेक्शन है इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंटर एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग में वो इंटर कर सकता है या कोई भी प्लेस में वो इंटर कर सकता है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता है, बट वो उसके जुडिक्शन में होना चाहिए, मतलब उसके क्षेत्राधिकार में होना चाहिए वो। और इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच ए प्लेस शुड बी इन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ही हो उसका, मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी उसके ऑफिस में जाके वो जानकारी इकट्ठी कर सकता है। उसके बाद द अथॉरिटी में रिक्वायर एनी प्रोपराइटर एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन हु मे एट द टाइम एंड प्लेस बी अटेंडिंग इन मैनर, मतलब कि उस टाइम वो जब उसने छापा मारा तो उसमें कोई भी अगर प्रोपराइटर था, एम्प्लॉई था, ठीक है, कोई भी पर्सन था, तो उससे वो पूछताछ कर सकती है। या फिर एक इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंटर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन रेफर टू एबव ओनली ड्यूरिंग द आवर्स एट विच सच प्लेस इज ओपन फॉर बिजनेस। कोई भी अगर बिजनेस प्लेस है वो अगर ऑफिस टाइम अगर उसका चल रहा है तो उसमें भी वो
जा सकती है, ये भी उसके पास पावर है। या फिर सच अथॉरिटी शैल ऑन नो अकाउंट रिमूव और काज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिल्डिंग और प्लेस वेयर इन ही हैज़ इंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी बुक्स ऑफ, मतलब कुछ चीज़ें हैं वो बार बार में रिपीट हो रही है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कॉल फॉर कर सकती है। तो पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, कोई भी बिल्डिंग में जा सकती है वो, ठीक है, ऑफिस टाइम में जा सकती है, प्रोप्राइटर एम्प्लॉई या पर्सन से पूछताछ कर सकती है, ठीक है, ये सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। हिंदी में देखिए, इस खंड के तहत एक आयकर अधिकारी किसी भी जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर, वो अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए, किसी इमारत या स्थान जिस पर एक व्यवसाय या पैसा चलाया जा रहा है, कोई बिजनेस और प्रोफेशन चल रहा है, उसमें वो एंटर कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। या फिर अधिकारी किसी भी प्रोप्राइटर, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है, उसको उस स्थान पर डिटेक्ट कर सकता है। या फिर एक आयकर प्राधिकरण उपयुक्त निर्दिष्ट व्यवसाय पैसे के किसी भी स्थान में केवल उस समय के दौरान प्रवेश कर सकता है जिस पर ऐसी जगह व्यवसाय के लिए खुली है, मतलब ऑफिस टाइम में वो प्रवेश कर सकता है। या फिर इस तरह के प्राधिकरण किसी भी तरह की इमारत या जगह से हटा नहीं पाएंगे या हटाने का कारण नहीं बनेंगे जहाँ उन्होंने खाते की किताबों के अन्य मूल्यवान वस्तुओं को दर्ज किया, मतलब कोई भी अगर डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने वहाँ पर डिटेक्ट किया है तो वहाँ से ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से हटा दिए जाएंगे, वो हटा नहीं सकते वहाँ से, वो वहीं रखने पड़ेंगे। उसके बाद एक पॉइंट आता है पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कोई भी कंपनीज होता है उनके जो भी रजिस्टर्स होते हैं उनको भी वो इंस्पेक्ट कर सकता है, उनका इंस्पेक्शन कर सकता हो। जो भी रजिस्टर्स होते हैं कंपनीज के वो भी उसको इंस्पेक्शन करता है एज पर सेक्शन 134। तो सेक्शन 134 क्या है देखिए, द इनकम टैक्स अथॉरिटीज में इंस्पेक्ट एंड इफ नेसेसरी टेक कॉपीज, मतलब कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट को या रजिस्ट्रार को, जो कंपनीज के होते हैं वो इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब निरीक्षण कर सकता है, या उसकी कॉपी ले सकता है, टेक कॉपीज, ठीक है। और काज कॉपीज टू बी टेकन ऑफ एनी रजिस्टर ऑफ द मेंबर, उसके जो मेंबर्स का कोई रजिस्टर है कि उसके कंपनी के कितने मेंबर्स हैं उसकी डिटेल ले सकता हो, या डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल ले सकता है, उसके कंपनी के कितने डिबेंचर होल्डर है, या मॉर्गेजीज की मतलब इंफॉर्मेशन ले सकता हो। तो आयकर अधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं, और यदि आवश्यक हो तो सदस्यों, मतलब सदस्य हो गए, उसके मेंबर हो गए, डिबेंचर धारक हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, या किसी भी कंपनी के बंधक या ऐसे रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि के किसी भी रजिस्ट्रार की फ़ोटो ले सकते हो, या प्रतियाँ ले सकते हैं, या प्रतिलियाँ, मतलब एक ही चीज़ होगी। तो पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर्स ऑफ कंपनीज, कोई भी कंपनीज के जो रजिस्टर हैं उनका इंस्पेक्ट कर सकते हो एज पर सेक्शन 134। अब ये लास्ट पॉइंट है इसका, ये टोटल 8 पॉइंट लिखने हैं आपको। लास्ट पॉइंट है अदर पावर, और कौन कौन सी पावर्स है उनके पास, तो सेक्शन 135 टू 136 है, और कौन कौन से पावर्स हैं। तो द डायरेक्टर जनरल, जो डायरेक्टर जनरल होता है या फिर डायरेक्टर होता है, या चीफ कमिश्नर होता है, या कमिश्नर होता है, साथ में जॉइंट कमिश्नर होता है, आर कम्पिटेंट टू मेक एनी इंक्वायरी। तो इनके पास ये पावर्स हैं, किन किन के पास है, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, इनके पास क्या क्या पावर है। आर कम्पिटेंट टू मेक एनी इंक्वायरी, कोई भी वो इंक्वायरी कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में वो कोई भी पर्सन की इंक्वायरी कर सकते हैं। फॉर ऑल पर्पज दे शैल हैव द पावर्स वेस्टेड इन असेसिंग ऑफिसर, कोई भी असेसिंग ऑफिसर के पास जो भी पावर है वो सारी पावर इनके पास होती है। इन रिलेशन टू मेकिंग ऑफ इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी की कोई भी पावर है वो इनके पास पावर होती है सारी, वो कोई भी इंक्वायरी के लिए कम्पिटेंट है। सेकेंड पॉइंट है इफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है इनकम टैक्स का, इज डिनाइड एनी एंट्री, मतलब कि कोई भी अगर बिल्डिंग होती है उसमें अगर उसको डिनाई कर दिया जाता है, मतलब आप उस कोई भी उसका प्रोप्राइटर है या कोई कंपनी का मालिक है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अंदर घुसने नहीं देता है बिल्डिंग में, ठीक है। तो इफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज डिनाइड, डिनाई कर दिया जाता है एंट्री इनटू द प्रीमिसेस। तो असेसिंग ऑफिसर जो होता है इनकम टैक्स का, जो असेसिंग ऑफिसर होता है, शैल हैव ऑल द पावर, तो उसके पास सारी पावर है, वेस्टेड इन हिम अंडर सेक्शन 131 एंड 2, जो भी सेक्शन 131(1) और 131(2) है वो सारी पावर असेसिंग ऑफिसर के पास है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रीमिसेस में घुसने से मना कर दिया जाता है।
तो ऑल द प्रोसीडिंग्स बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, आर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 196 ऑफ द इनकम टैक्स पेनल कोड, मतलब आईपीसी 1860 में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो सारी इसमें अप्लीकेबल है। या आप अदर्स में लिख सकते हैं। और इन इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट। जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है ये सिविल कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट नहीं होती है, सिविल कोर्ट होती है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट, डीम्ड सिविल कोर्ट होती है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से ये सिविल कोर्ट होते हैं, ओनली क्रिमिनल कोर्ट नहीं होती। तो ये सारी पावर आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको अगर मैं फिर से रिपीट करूँ थोड़ा सा पॉइंट वाइज, तो पहले तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन है, फिर आयकर अधिकारी कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ होते हैं, उसके बाद उनकी क्या क्या पावर्स होती है जो सेक्शन 131 टू 136 में है। फर्स्ट होती है डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कोई भी एविडेंस होती है उसकी डिस्कवरी प्रोडक्शन की पावर होती है। उसके बाद नेक्स्ट होती है सर्च एंड सीजर की पावर होती है एज पर सेक्शन 132। फिर पावर टू रिक्विजिशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको वो मांग सकती है, मांग कर सकती है। साथ में पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकती है, ठीक है। उसके बाद वो सर्वे कर सकती है कोई भी बिल्डिंग में जाके। उसके बाद पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन और मांग सकती है वो। या पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर, कंपनी का रजिस्टर का इंस्पेक्शन कर सकती है। और अदर पावर्स कुछ दे रखी है। तो ये सब आप इनके पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ये जो लास्ट वाला पॉइंट था इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। जो महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त और आयुक्त इन अधिनियम के तहत कोई भी जांच करने के लिए सक्षम है और सभी उद्देश्यों के लिए उनके पास जांच करने के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी की निहित शक्तियाँ होती है। जो भी मूल्यांकन अधिकारी होती है वो सारी शक्तियाँ इनके पास होती हैं, महानिदेशक के पास, आयुक्त के पास। उसके बाद यदि जांच अधिकारी के परिसर में प्रवेश से वंचित किया जाता है, जो कोई जांच अधिकारी होते हैं उसको इंटर नहीं किया जाता है, इंटर नहीं करने दिया जाता है, तो मूल्यांकन अधिकारी के पास धारा 131(1) और 2 के तहत निहित सभी शक्तियाँ होगी। उसका थर्ड है एक आयकर प्राधिकरण को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के प्रावधान के लिए एक सिविल कोर्ट माना गया है, इसको सिविल कोर्ट माना गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। नो सर, डाउट तो नहीं है कुछ, बट पर पॉइंट वाइज थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, पॉइंट याद करने पड़ेंगे। हेलो सर। हाँ जी सर, जो अधिकारी होते हैं सर, इनका जो एरिया होता है, जो इनका क्षेत्र होता है सर, अधिकारी का, एक अधिकारी का, तो सर उसका एरिया कैसे डिसाइड करते हैं सर? देखो, जो इनकम टैक्स का जो अधिकारी होते हैं वो एक्चुअल में जो एरिया जो डिसाइड करते हैं वो जैसे आपके जो वार्ड नंबर है उस तरीके से वो डिसाइड हो सकता है, एड्रेस के हिसाब से डिसाइड होता है वो। जैसे मान लो आपका जो पैन कार्ड है, ठीक है, यस सर। तो उसमें जो भी आपने एड्रेस दे रखा है उस टाइम, जैसा वैसे तो पैन कार्ड में एड्रेस नहीं आता है, बट उस टाइम आपने जो फिल किया था इन्फॉर्मेशन, उसकी जो फॉर्म भरा था, तो उसमें जो भी एड्रेस दिया था तो उस एड्रेस के हिसाब से वो जो भी जुरिडिक्शन है वो बटा हुआ होता है। जैसे मान लो आप कोई भी, जैसे हरिद्वार में रहते हैं, ठीक है, तो हरिद्वार को मान लो 2 और 3 डिवीजन में बांट रखा होगा कि रानीपुर एरिया हो गया, हरिद्वार एरिया हो गया, ठीक है। तो जो भी इनकम टैक्स का अधिकारी होता है वो उसके मतलब कि जो भी उसके वार्ड का एरिया हो गया या शिवालिक नगर वाला एरिया है वो उसके पास है, उस अथॉरिटी के पास है, ठीक है। या फिर रानीपुर वाला एरिया है वो बी वाले अथॉरिटी के पास है, या फिर जो लक्सर वाला एरिया है वो अगर हरिद्वार में अगर आए तो वो थर्ड पर्सन के पास है। तो ऐसे ऐसे वो बटा रहता है। जैसे पुलिस स्टेशन में नहीं बता होता कि इस एरिया से इस एरिया का पुलिस स्टेशन ये है, तो ओके सर। तो मूवी में बताता ना कि ये तो मेरे जुडिक्शन में नहीं आता, ये तो मेरे पावर में नहीं, मतलब कि एरिया में नहीं आता, आप दूसरे के पास जाइए। तो वो सब वो एरिया वाइज बटा रहता है उनके पास। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी अगर इनकम अगर मान लो 5 करोड़ है तो फिर वो देखेगा, अगर आपकी 2 करोड़ है तो ये देखेगा, ऐसा नहीं होता। आप कौन से एरिया में रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता हो। अगर आपने वो एड्रेस अगर चेंज करा दिया है, अगर मान लो पैन कार्ड में अगर एड्रेस आपने चेंज कराया,
तो सर ये खाली एरिया वाइज होता है या फिर इसका जो बेसिक बेस होता है वो पॉपुलेशन पे होता है कि जो पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, जैसे अगर ऐसा तो मान नहीं लो होता कोई ना सर? छोटा है, मान लो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर छोटा यस सा सर। डिस्ट्रिक्ट है तो उसका फिर मान लो असेसिंग ऑफिसर एक ही होगा, तो उस एरिया में जितने भी आने वाले हैं वो उसी से असेसमेंट कराएंगे। अगर मान लो बहुत बड़ा एरिया है तो वो एक बंदा तो देख नहीं पाएगा सारा, तो वो फिर 2-3 डिवीजन में बांट सकते हैं। जैसे ओ, इलेक्शन में जैसे ड्यूटी लगती है नॉर्मली, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो वहाँ पर वोटर की संख्या मान लो 1000 है या 2000 है, तो अगर प्रेसिडाइंग ऑफिसर जो भी जाएगा, कोई भी टीम जाएगी जो वोटिंग डलवाएगी, तो इतने बंदों को तो वो यस सर। संभाल नहीं पाएगी, तो एक ही स्कूल में वो 3-4 टीम भेज देते हैं। ठीक है, तो उसमें ये बोलते हैं कि 500 वोटर आप पकड़ लीजिए, 500 वोटर आप पकड़ लीजिए, 600 आप पकड़ लीजिए, इस हिसाब से वो डिवाइड कर देते हैं। तो तो पॉपुलेशन सर जैसे कि पॉपुलेशन के हिसाब इन्होंने से ही डिवाइड एरिया होता है। डिवाइड कर दिया है, ठीक हाँ है, हाँ मान लो कि हमारा पूरा हरिद्वार है, ये हमने इसमें 3 इनकी डिवीजन बना दी है हाँ और उनका अलग अलग अधिकारी हो गया सर। हाँ हाँ ठीक हाँ है सर। हाँ तो उसके जैसे कि एक अधिकारी है, मान लो कि हमारा रानीपुर मोड़ का है, और एक अधिकारी हमारा इधर ले लो आप कनकल का, और हम्म दूसरा अधिकारी ले लेते हैं हम जवालापुर का। हम्म। तो जैसे कि 3 अधिकारी है कि सर एक दूसरे के एरिया में जाके इस तरह की कोई कार्यवाही कर सकते हैं? ना, उसमें नहीं कर सकते। वो मैंने बताया था ना, रूल पहले बताया था कि उसी जुरिडिक्शन में ही जाके वो कर सकते हैं। ओके ओके सर। हाँ, मतलब ऐसे तो फिर अगर दूसरे में जाके अगर कर सकते, तो जो बम्बई का है वो भी यहाँ पर आ सकता है। वो नहीं, है कोई है तो ये सेंट्रल कोई में ही। ऐसा एक्सेप्शन हो, कभी नहीं, ऐसा भी हो एक्सेप्शन जाए? तो जैसे ये ना कि इनकम टैक्स में तो बहुत सारे रूल हैं, उसमें मान लो कोई ऐसा एक्सेप्शन दे दिया गया कि मान लो वो छुट्टी पे है, ठीक है, जो आपके अधिकारी है वो लंबी छुट्टी पे चला गया, तो उसने जी। उसको पावर दे दी दूसरे वाले को रिटर्न में अप्रूवल लेके कि भैया आप मेरी जगह पर आप तो कुछ टाइम के लिए देख लीजिए, तो ऐसे एक्सेप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं। हाँ सर, वो बस थोड़ा। जनरली वैसे जनरली सर ऐसा नहीं हमारा है। हरिद्वार जो एरिया है सर, कितने उसमें डिवाइड हो रखे हैं सर डिवीजन में कुछ? सर मुझे क्या ये पता मेरे नहीं। पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब कोई बात नहीं सर, एक्चुअली सर हाँ मुझे पता ही ना, क्योंकि कभी जाना नहीं हुआ जो इनके जो बोर्ड वगैरह होती है, जो इनकी अथॉरिटी होती है जो है, क्योंकि सर कोर्ट वोर्ट में अगर जाना होता है तो आपको वहां का तो आपको पता अगर ही है कि अपना कैसे अगर कैसे है। आपको अगर अपना देखना है, तो उसमें आप वहाँ देख सकते हैं, जो भी आपका इनकम टैक्स का जो भी लॉगिन है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तो आप कौन से एरिया में आते हैं। ओके। ठीक है फिर। ओके सर, थैंक यू। ओके हाँ सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। ओके।